देश के जाने माने उद्योगपति और मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ ईडी ने अनिल अंबानी को लोन घोटाले मामले में जांच के लिए एक बार फिर से बुलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कंपनी से कर्मचारियों के इस्तीफे की शुरुआत भी बड़े पैमाने पर हो चुकी है। अनिल अंबानी की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी रिलायंस एनयू के सीईओ और सीओओ समेत दर्जन भर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई चर्चा होने लगी है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अनिल अंबानी के कौन कौन से बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और क्या है पूरा मामला और अनिल अंबानी कितनी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर रिलायंस एनयू एनर्जीज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च होने के करीब एक साल के अंदर ही कंपनी के सीईओ मयंक बंसल और सीओओ राकेश स्वरूप ने इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी रिन्यू से आए थे। इन दोनों बड़े अधिकारियों के अलावा करीब एक दर्जन और एग्जीक्यूटिव्स ने भी कंपनी छोड़ दी है। और ये सब तब हो रहा है जब अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो चुकी है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की है। इसमें ऑफिस, घर, 132 एकड़ से ज्यादा की जमीन। इंडस्ट्री के एक सूत्र ने बताया है कि अनिल अंबानी ग्रुप में चल रही उथल पुथल के कारण एनयू एनर्जी यूनिट से कई लोगों ने नौकरी छोड़ी है। ऐसे में नए लोगों को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। मयंक बंसल और राकेश स्वरूप ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं दी है और उन्होंने बात करने से इनकार किया है। अब इस पर रिलायंस ने क्या कहा, ये आपको बता देते हैं। रिलायंस पावर के एक प्रवक्ता ने इकोनॉमिक टाइम्स के ईमेल पर जवाब देते हुए कहा कि मयंक बंसल और राकेश स्वरूप ने 30 सितंबर को ही इस्तीफा दे दिया था ताकि वे अपने खुद के नए बिजनेस को शुरू कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और कर्मचारियों ने भी स्वेच्छा से उनके साथ जाने का फैसला लिया है। इन लोगों को बंसल और स्वरूप ही इस कंपनी में लेकर आए थे। अब वे उनके नए वेंचर में शामिल होना चाहते हैं। कंपनी का कहना है कि एनयू एनर्जी के पास अभी भी एक मजबूत इंटरनल लीडरशिप टीम और कुशल कर्मचारियों का समूह है। वे कई अनुभवी लोगों को कंपनी में लाने की प्रक्रिया में है ताकि संगठन को और भी मजबूत किया जा सके। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट्स पर काम पहले की तरह चल रहा है और मौजूदा टीम ही इसका नेतृत्व कर रही है। रिलायंस पावर के सीएफओ गिरफ्तार। आपको बता दें कि अनिल अंबानी की कंपनी में चिंता का विषय इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि उनकी कंपनी रिलायंस पावर के 3 लोगों को अब तक ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यह मामला फर्जी बैंक गारंटी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी के सीएफओ अशोक कुमार पाल, ओडिशा स्थित विश्वाल ट्रेडलिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थसारथी और अमरनाथ दत्ता नाम के शख्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमरनाथ दत्ता पिछले गुरुवार को गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं बाकी के 2 लोगों को अक्टूबर के महीने में ही हिरासत में लिया गया था। क्यों है अनिल अंबानी ईडी के रडार पर, यह भी आपको बता देते हैं। अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर लोन के पैसों की हेरफेर का आरोप लगा है। मामला 2007 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में यह भी पाया गया है कि यस बैंक के बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत दी गई थी। मिंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर आरोप है कि 2010 और 2012 के बीच आरकॉम और उससे जुड़ी कंपनियों ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन उठाया, जिसमें से 19,679 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। 5 बैंक पहले ही आरकॉम के लोन खातों को धोखाधड़ी वाला मान चुकी है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि फंड्स का सर्कुलर मूवमेंट, कर्ज की एवरग्रीनिंग और बिल की डिस्काउंटिंग का दुरुपयोग किया गया। ईडी की जांच में फंड डायवर्जन बड़े पैमाने पर पाया गया है। जांच के अनुसार रिलायंस
होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन दिसंबर 2019 तक ये अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। आरएचएफएल का 1,353 करोड़ और आरसीएफएल का 1,984 करोड़ अभी तक बकाया है। कुल मिलाकर यस बैंक को 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ईडी के मुताबिक ये फंड्स रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किए गए। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी कई गड़बड़ियां मिली, जैसे कुछ लोन्स उस दिन अप्लाई गए, अप्रूव भी किए गए और डिसबर्स भी किए गए। फील्ड चेक और मीटिंग स्किप हो गई। डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक या डिटेल्स भी नहीं मिले हैं। ईडी ने इसे इंटेंशनल कंट्रोल फेलियर बताया है। जांच पीएमएलए की धारा 5A के तहत चल रही है और 31 अक्टूबर 2025 को अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया था। 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। ईडी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 132 एकड़ की जमीन को अटैच कर दिया है। यह जमीन धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी नई मुंबई में है, जिसकी वैल्यू 4,462.81 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी अटैच की गई है। इन प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी शामिल है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी अब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी कुल 7,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 4 अस्थायी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए थे। जब्त की गई संपत्तियों में अनिल अंबानी के कई सारे बंगलों, इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के जो गेस्ट हाउस है वो, इसके अलावा उनके अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑफिस शामिल हैं। साथ ही साथ दिल्ली के महाराजा रंजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर की जमीन तथा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और ईस्ट गोदावरी में स्थित अन्य संपत्तियों को भी जब्त की गई है। तो इस तरह से अनिल अंबानी पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब देखना जरूरी है जब अनिल अंबानी को अगले समन पर बुलाया गया है तो उस दिन क्या होता है।